नमस्कार, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम आप लोगों से बात करेंगे एएमएनएस के बारे में। एएमएनएस जिसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कहा जाता है, ये गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश का जो रोल है उसमें क्या है। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं इंग्लिश में? 50 क्वेश्चन, राइट। तो 50 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है वो आपका हमने लिख रखा है। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में पहला पोर्शन होता है ग्रामर का, उसके बाद वर्ड पावर का होता है, उसके बाद आपका पैसेज, उसके बाद क्लोज टेस्ट, इसके बाद फिर आता है सेंटेंस अरेंजमेंट, राइट। तो ग्रामर की अगर हम बात करें, पहला पोर्शन ग्रामर का अगर ले तो ग्रामर से 4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन से 4 टाइप्स के क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। जैसे पहला है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि जैसे वर्ड दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, राइट। इस तरह के वर्ड दिए जाते हैं, या वर्ब है, कोई वर्ड दे देगा, उससे पूछेगा आपसे कि ये वर्ड जो है ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। उसके बाद आता है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं A B C D, राइट। और जो सेक्शन गलत होगा उसमें आप टिक लगाएंगे। अगर नहीं कोई सेक्शन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, तो आप नो एरर में टिक लगाते हैं। उसको स्पॉटिंग एरर कहा जाता है। इसके बाद आता है फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक क्या है? ये भी ग्रामर का ही पोर्शन होता है। इसमें सेंटेंस दिया रहता है और बीच में रिक्त स्थान रहता है। उसको आपको नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, उससे उठाकर उसको क्या करना होता है? फिलअप करना होता है, राइट। ये है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। इसी तरह फिर आता है एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बाद उसको अंडरलाइन कर देगा और उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन देता है। उसमें पूछता है कि कहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है। अगर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट में टिक लगाओगे, राइट। इस तरह से अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को। इसके बाद फिर आती है वर्ड पावर की बात आती है। वर्ड पावर में हमारा 4 सेक्शन काम करता है, जिसमें एंटानिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके बाद एक और आता है जिसको मिस स्पेल्ड कहते हैं, कभी कभी वो भी पूछ लेता है, राइट। तो क्या है? एंटानिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। इसके बाद फिर आता है हमारा जो नॉन ग्रामर का सेक्शन होता है, वो क्या है? पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट। ये पोर्शन, ये सेक्शन जो होता है हमारा, ये नॉन ग्रामर का पोर्शन होता है। पैसेज, एक पैसेज दिया रहेगा और उसके बाद उसके नीचे क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बाद ऑप्शन दिया रहेगा। आप पैसेज को क्या करेंगे? रीड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नीचे दिए गए क्वेश्चंस में कौन सा आंसर सही है, उसमें आपको टिक लगाना होता है, राइट। तो पैसेज जैसे है पैसेज, क्लोज टेस्ट, इसी तरह आपका क्लोज टेस्ट भी होता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि पैराग्राफ दिया रहता है, एक पैसेज दिया रहता है, उसमें क्या है? बीच बीच में रिक्त स्थान रहते हैं, उसके बाद ऑप्शन के द्वारा उनको फिलअप करना होता है। उसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसमें बीच बीच में कुछ शब्द छोड़ दिए जाते हैं, उसको क्या करना है? सूटेबल वर्ड जो है उसको वहाँ पर क्या करना होता है? फिलअप करना होता है, राइट। इसके बाद फिर आता है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको आप PQRS भी कहते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है? जिसको आप PQRS भी कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट और दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, राइट। तो अगर हम फिर से आते हैं ग्रामर सेक्शन में, ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन एराइज होते हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में एक तो आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक है, उनको जानना ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन सिंगुलर प्लूरल से क्वेश्चन अक्सर बना दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें क्लियर करने के बाद, ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद फिर आप आएंगे किस में? तब आएंगे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? जैसे आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है,
ये सब किस में आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसके अलावा भी आपका है टाइम एंड टेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड टेंस के बाद फिर आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके बाद नरेशन है, नरेशन के बाद फिर आपका क्वेश्चन टैग्स है, क्वेश्चन टैग्स के बाद सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस के बाद फिर आपका एक सेक्शन और है इन्वर्जन, उसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें का कवरेज जो है वो कहाँ से होता है? ग्रामर से होता है। तो ग्रामर में, ग्रामर जैसे आपने स्टार्ट किया नाउन, तो नाउन में क्या है कि जैसे आप नाउन जब पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि नाउन आप एकेडमिक लेवल पर भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं कि नाउन को आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि अब जैसे नाउन है तो नाउन पर एक तो डिफिनीशन पर एप्लीकेशन बनाता है। जैसे कोई वर्ड देगा और उसके बाद पूछेगा कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद फिर आपका आता है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नाउन से, तो नाउन के में जो इम्पोर्टेंट जैसे डिफिनीशन ऑफ नाउन्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन्स या काइंड्स ऑफ नाउन, उसके बाद फिर आता है आपका नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, फिर आता है नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल, उसके बाद जेंडर है, जेंडर के बाद केस है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों से, उसके बाद फिर आपका आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कंपाउंड नाउन के बाद ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर अक्सर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये सब नाउन का ही सेक्शन है। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको किस में पढ़ना है? नाउन में पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद फिर प्रोनाउन है, प्रोनाउन में प्रोनाउन की डिफिनीशन, उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ों को पूरा आपको ग्रामर में पूरा हर चीज़ को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में हमने आपको दिखाई दिया है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर क्या होता है? स्पॉटिंग एरर ये होता है कि जैसे अगर हम बोलें कि अगर हम क्वेश्चन आपको दें, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जो कि स्पॉटिंग एरर का है। कैसे? जैसे अगर हम बोलें आपसे कि सेवरल एयरक्राफ्ट्स crashed in India लास्ट ईयर। इसके बाद फिर हमने लिखा आपका क्या? नो एरर लिखा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये नो एरर आपका डी है। तो अब क्या है, यहाँ से लेकर ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, इसकी वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ। स्पॉटिंग एरर, ये सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन इंडिया लास्ट ईयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है। इसको हमने कैटेगराइज किया है ए ऑप्शन, इसके बाद ये आपका बी ऑप्शन, इसके बाद आपका ये सी ऑप्शन, इसके बाद है ये नो एरर। तो अब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, इसके बाद देखोगे कि इसमें कहाँ पे गलती नहीं है। अगर जिस सेक्शन में गलती होगी वहाँ पर आप टिक लगाओगे। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस पूरा सही है तब किस में टिक लगाओगे? डी ऑप्शन, यानी नो एरर होता है, राइट। तो जैसे अगर अब ये सेंटेंस पढ़िए, ये नाउन का क्वेश्चन है, सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन इंडिया लास्ट ईयर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही गलती है। क्या है? एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट वर्ड होता है, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट, इसके बाद आता हावरक्राफ्ट, राइट। ये सब का प्लूरल नहीं बनता है, ये सब का प्लूरल नहीं बनता है, और यहाँ पर इसने प्लूरल बना दिया है, जबकि ये प्लूरल इसका नहीं बनता है, ये सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। ये क्या है? ये सिंगुलर, इसमें यस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, राइट। ये सिंगुलर में भी एक जैसे रहते हैं और प्लूरल में भी एक जैसे रहते हैं, यानी इसमें यस का प्रयोग आप नहीं करोगे। एयरक्राफ्ट में यस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर में भी एक जैसे रहते हैं और प्लूरल में भी। जैसे और भी वर्ड हैं, जैसे अगर हम बोलें शिप, डियर, इस तरह के वर्ड, शिप, डियर, ये सिंगुलर में भी एक जैसे, प्लूरल में भी एक जैसे, राइट। तो ये सब वर्ड जो होते हैं इनका प्लूरल आप नहीं बनाओगे, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ये स्पॉटिंग एरर की वैरायटी है।
इसके बाद फिर आता है आपका फिल इन दी ब्लैंक। अब अगर हम बात करें कि फिल इन दी ब्लैंक की अगर हम आपसे बात करें तो फिल इन दी ब्लैंक क्या होता है एक सेंटेंस होगा, उसमें बीच में स्पेस दे दिया जाता है, उसको आपको फिलअप करना होता है। तो फिल इन दी ब्लैंक का जो होता है उसमें ज़्यादातर जो टॉपिक जैसे फिल इन दी ब्लैंक से जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स से क्वेश्चन ज़्यादा फिल इन दी ब्लैंक में बनाए जाते हैं, राइट। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन दें इस तरह से, फिल इन दी ब्लैंक क्या है, अ बस विथ 50 पैसेंजर्स फेल दी रिवर, राइट। अब यहाँ पर हमने लिखा है टू, बी में दिया है इन, सी में दिया है अपान, डी में दिया है इनटू, राइट। अब ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखिए क्या लिखा है, बस विथ 50 पैसेंजर फेल ... दी रिवर, राइट। तो अब ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा, अ बस विथ 50 पैसेंजर्स फेल इनटू द रिवर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, इनटू होना चाहिए, राइट। तो ये है आपका, इस तरह से क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक में बनाए जाते हैं। इसी तरह आर्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में आते हैं जो है, ठीक है। तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक का सेक्शन। इसके बाद फिर अगर हम बोलें कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो है ये भी ग्रामर का ही सेक्शन है। इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसके नीचे अंडरलाइंड रहेगा, उसको आपको क्या करना है, सुधारना है। जैसे अगर हम बोलें, अगर हम सेंटेंस दें कि आई हैड मेट, या इसको ऐसे बोलें, इंडिया हैड गॉट फ्रीडम, इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1940, इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947, राइट। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। अब यहाँ पर हैड गॉट में हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद हम सेंटेंस लिख रहे हैं, बी में लिख रहे हैं हैज गॉट, सी में बी में लिख रहे हैं गॉट, और सी में लिख रहे हैं हैव गॉट, और डी में लिख रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट, राइट। अब हमने एक सेंटेंस लिखा, इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। अब यहाँ पर 1947, अब आप बताएं कि इसमें कहाँ पे गलती है, किस ऑप्शन में गलती है, जल्दी बताएं आप लोग। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब यहाँ पर 1947, तो आप लोगों को पता होगा जब टाइम वगैरह दे दिया जाता है, बीता हुआ टाइम का प्रयोग हुआ रहता है, तो हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का प्रयोग सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। क्यों, जब बीता हुआ टाइम दिया रहता है तो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट यानी बी ऑप्शन होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, इंडिया गॉट फ्रीडम। हैड गॉट या हैज गॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीता हुआ टाइम अगर दिया रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग गलत माना जाता है। अगर जैसे हम बोले कि आई हैड मेट यू यस्टरडे,
आई हैड मेट यू येस्टरडे, अब ये सेंटेंस गलत है, आपको बोलना पड़ेगा आई मेट यू येस्टरडे। आई मेट यू येस्टरडे, क्योंकि आप जब बीता हुआ टाइम दे दिया रहता है तो जो ट्रांसलेट किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग गलत माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कहाँ से क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रामर का सेक्शन। इसके बाद फिर आता है आपका वर्ड पावर। अब वर्ड पावर की अगर हम बात करें तो जो हमारा वर्ड पावर है, वर्ड पावर 4 चीज़ों को लेकर आता है। वर्ड पावर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? वर्ड पावर में पहला है आपका एंटानिम्स, एंटानिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एंटानिम्स में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कोशिश करिए आपकी जो एग्ज़ाम का सेक्शन होता है, जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मान के चलिए कि 50% का रेशियो ग्रामर का रहता है और 50% का रेशियो इधर का भी रहता है, यानी वर्ड पावर। वर्ड पावर में 4-5 चीज़ें आ जाती हैं, एंटानिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और कभी कभी आपका मिस स्पेल्ड भी पूछा जाता है। राइट, तो कहने का मतलब है कि ये भी बहुत मेजर पोर्शन होता है। इसलिए जब भी आप इंग्लिश की तैयारी करें तो कोशिश करें कि जो ये 4 सेक्शन है, एंटानिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इस पर भी आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि कभी कभी वो 100-200 एंटानिम्स, सिनोनिम्स याद कर लेगा, उसको इसके बाद चला जाता है पेपर देने। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वर्ड पावर का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आप कोशिश करिए कि वर्ड पावर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे शब्दों को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और रोज़ नियम बना लीजिए कि हमको 10-15 वर्ड रोज़ तैयार करना है। इस तरह से करते करते आपका बहुत सारा जब वर्ड तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अपने आप एंटानिम्स, सिनोनिम्स आप पहचानने लगेंगे। राइट, जैसे कोई वर्ड दिया है और वर्ड में क्या होता है कि जैसे शब्दों का सही प्रयोग, करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड क्या होता है? करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग। शब्दों का सही प्रयोग में ये होता है कि एक वर्ड का एग्जैक्ट क्या मीनिंग होती है। जैसे अगर हम बोलें कि आपसे पूछे कि गरीबी का सफाया करना, तो गरीबी का सफाया करने के लिए जो करेक्ट वर्ड बना है वो इरेडिकेट पॉवर्टी है। क्या है? इरेडिकेट पॉवर्टी या इरेडिकेट पोलियो, इस तरह के वर्ड। जैसे बम रखना, कुछ लोग पुट द बम बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। क्या होता है? प्लांट दी बम, बम रखना यानी बम लगाना होता है। राइट, तो ऐसे शब्दों को याद करने की कोशिश करिए और कम से कम 3000 से लेकर 7000 तक अच्छे अच्छे वर्डों को याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि इंग्लिश का पेपर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और रोज़ नियम बना लीजिए, एक डायरी बनाइए, डायरी बनाकर उसमें 10-15 वर्ड रोज़ आप नोट किया करिए। और वर्ड कहाँ से मिलेगा? जैसे एक न्यूज़पेपर आप पढ़ने की आदत डालिए। पेपर में क्या है, जो अच्छे न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे हिंदू वगैरह जो पेपर आता है वो बहुत अच्छे पेपर माने जाते हैं, तो उसको आप जब रीड करेंगे तो उसमें आपको कुछ वर्ड मिलेंगे अच्छे अच्छे। हो सकता है वो आपको न पता हो, तो उसको डायरी में नोट करिए और डिक्शनरी में देखेंगे तो उस वर्ड की मीनिंग आपको मिल जाएगी। तो उस वर्ड को याद करिए और कोशिश करिए कि उस पर 2-4 सेंटेंस भी बोलिए। जैसे रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो रीडिंग के बाद फिर आपका ये क्या आता है, पैसेज। पैसेज जो है टोटली डिपेंड्स ऑन रीडिंग। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो पैसेज, अब हर एग्जाम में एक पैसेज जरूर आता है, तो पैसेज की जहाँ तक बात होती है, पैसेज पर ग्रिप बनाने के लिए आप रीडिंग की आदत डालें। रीडिंग का मतलब कि जो अच्छे न्यूज़पेपर आते हैं इंग्लिश के, उसको रखिए। इसके बाद अच्छी अच्छी जो मैगजीन्स आती हैं इंग्लिश की, उसको भी आप क्या करिए, रोज़ रीड किया करिए, पढ़ने की आदत डालिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो पैसेज, कोई भी पैसेज चाहे कितना बड़ा या छोटा क्यों ना हो, एक पैसेज को सॉल्व करने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगाना चाहिए। हमने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, उसमें एक पैसेज को सॉल्व करने में 10-15 मिनट लगा देता है, जबकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। राइट, तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करने से भी आपकी पढ़ने की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। जैसे आपने देखा हो कि एक टाइपिस्ट होता है, टाइपिस्ट जो होता है वो अगर कंप्यूटर पर जब मैटर टाइप करता है तो उसकी शुरुआत में स्पीड बहुत कम रहती है, लेकिन 2-4-6 महीने बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो टाइप करते करते उसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए उसकी स्पीड
बढ़ने लगती है। तो उसी तरह आपको भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करते करते आपकी रीडिंग स्किल क्लियर हो जाएगी, तेज़ी के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो एंकर होते हैं न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर का टेलीविज़न में जब आप देखते हैं, जो टेलीविज़न में एंकर होते हैं, न्यूज़ वगैरह जो आपको डिलीवर करते हैं, आपने देखा होगा उनकी एक नॉर्मल स्पीड होती है, उनकी एक नॉर्मल स्पीड होती है। कभी कभी तब भी हम आप उसको ठीक से नहीं सुन पाते हैं, इसका मतलब हमारी सुनने की क्षमता भी कम है। तो 4 चीज़ें होती हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब चीज़ों पर भी फोकस करना है आपको, राइट। तो पैसेज, जहाँ तक जो पैसेज की बात आती है, पैसेज में क्या करिए, एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। और जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो कभी कभी 2-3 वर्ड या 4-5 वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जो आपको नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी आपको पैसेज को सॉल्व करना है, फिर भी आपको क्या है, पैसेज को सॉल्व करना ही है। क्योंकि कभी भी देखिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तब भी आपको 2-4-10 वर्ड ऐसे मिलते हैं जो नहीं पता होता, लेकिन अगर रोज़ न्यूज़पेपर जब आप पढ़ने लगते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस वर्ड की यही मीनिंग होगी जो है। क्योंकि आपको ने रीडिंग की आदत डाल रखा है, इसलिए अगर शब्द कभी कभी एग्जैक्ट नहीं पता रहता फिर भी मैं उसका भाव या उसकी मीनिंग निकाल लेता हूँ। क्योंकि रीडिंग कर रहे हो। तो वही काम आपको पैसेज में करना है कि पैसेज, जैसे जब पैसेज की हम बात करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करता है कि पैसेज को कोशिश करिए, जब पैसेज सॉल्व करने के लिए आप शुरुआत करिए तो पहले कोशिश करिए कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज को सॉल्व करिए। उससे ये होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बना रहेगा और उसके बाद जब पैसेज को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और पैसेज को एक नॉर्मल स्पीड के साथ समझ कर पढ़ना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन नीचे पूछा जाएगा, पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं उसमें सबका आंसर उसी पैसेज में समाहित होता है, यानी सब उसमें पैसेज में रहता है। बस आपको उसके थीम को, उसके टाइटल्स को समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो किसी चीज़ से डरिए मत, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद पैसेज के बाद फिर आता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का भी यही रूल है, क्या है कि क्लोज टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें आप। प्रैक्टिस मतलब अच्छे क्लोज टेस्ट को ले लीजिए। बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बुक्स है। उस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 2 बुक है, जो कि एक आपके ग्रामर की भी मिलेगी और दूसरा हमारा वर्ड पावर की है। और ग्रामर की बुक में पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट भी दिया हुआ है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है उसमें, राइट। तो पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, ये सब टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है सेंटेंस अरेंजमेंट। अब जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट की हम बात करें तो सेंटेंस अरेंजमेंट होता क्या है, सब सेंटेंस को अरेंज करना होता है या शब्दों को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। आप क्या करेंगे, सेंटेंस को अरेंज करके कभी कभी एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाता है, और कभी कभी वर्ड को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना होता है। वैसे जनरली डिफेंस में जो ज़्यादातर वर्ड अरेंजमेंट ही देता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस अरेंजमेंट भी पूछ लेता है। तो अरेंजमेंट 2 तरह का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आदमी जब घर बनवाता है तो घर बनवाने के लिए वो क्या करता है, ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, उसको रख देता है। और हमारे यहाँ मिस्त्री और लेबर मिलकर उसको क्या करते हैं, उसको अरेंज करके एक ब्यूटीफुल रूम बना देते हैं, राइट। या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं सिस्टमैटिक तरीके से उसको जोड़कर, राइट। तो वही काम इसमें आपको करना है सेंटेंस अरेंजमेंट में। शब्दों को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड नहीं होता है, इसमें ग्रामर का भी रोल रहेगा। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस अरेंजमेंट जब PQRS देता है तो कभी कभी वो क्लू भी देता है कि जैसे ड्यू, अभी एक आया था आपके MNS के एग्जाम में, मैंने देखा था ड्यू के बाद उसने टू छोड़ दिया था, ड्यू के बाद टू, जबकि ड्यू हमेशा टू लेता है। उसके बाद नीचे के उसमें दिया था PQRS में, किसी में 2 से स्टार्ट किया था, तो आप उसको पकड़ लीजिए कि ड्यू के बाद 2 आता है, ठीक है। तो वो सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है, वो टोटली डिपेंड्स ऑन ग्रामर। ये ग्रामर अगर आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे ग्रामर में 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह आपका क्लियर रहेगा। कंजंक्शन है, कंजंक्शन में क्या करता है कि 2 सेंटेंस को क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है, राइट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस ग्रामर का ही पोर्शन होता है। तो ग्रामर जब आपका अच्छी तरीके से तैयार रहेगा तो वो हेल्प आपको यहाँ पर भी मिलेगी जो है,
ठीक है। और चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से क्या करिए, सॉल्व करने की आदत डालिए। जैसे होता है कि ग्रामर आप पढ़ते हैं, ग्रामर में अब क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि फालतू चीज़ों को पढ़ता है। तो कोशिश करिए कि आप फालतू चीज़ों को न पढ़ें, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होते हैं, उस चीज़ को पढ़ने की आपको ज़रूरत है। कभी कभी स्टूडेंट फालतू चीज़ों को पढ़ने में अपना टाइम गंवाता है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले पेपर का पैटर्न देखिए, उसका मॉडल क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया 50 क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन, टॉपिक में जैसे ग्रामर की अगर हम बात करें तो आपका प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, ये सब से क्वेश्चन, प्रोनाउन से, ये सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि टॉपिक आपको सब पढ़ना है, लेकिन प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स वगैरह जो चैप्टर होते हैं वो तो फिल इन द ब्लैंक में भी आता है, स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, राइट। तो वो दोनों तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर बनाता है, प्रेपोजिशन से और आपके आर्टिकल से। तो ये पूरा ग्रामर का कवरेज हमने दिखाया है कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद स्पॉटिंग एरर, इसके बाद है फिर फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद फिर वर्ड पावर की बात करें तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक इसमें और आ जाता है मिस स्पेल्ट भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी मिस स्पेल्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन स्पेलिंग गलत रहेगी, उसको आपको पकड़ना है कि सेंटेंस को किस शब्द की स्पेलिंग क्या है, गलत है। जैसे 4 दे दिया, कभी कभी उसमें एक सही है, तो कभी कभी ऐसा कहता है कि 4 दिया रहता है, उसमें पूछता है कि इसमें करेक्टली स्पेल्ड कौन है, यानी करेक्ट कौन है, ठीक है, उसमें भी टिक लगाना होता है। तो इस तरह से एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मिस स्पेल्ड। इसी तरह फिर आपका आता है क्लोज टेस्ट, पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट। ये नॉन ग्रामर का पोर्शन होता है, कहते हैं इसको नॉन ग्रामर का है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब ग्रामर वगैरह क्लियर रहती है, जैसे अब पैसेज है, कभी कभी हमने स्टूडेंट को देखा है कि पैसेज में लिखी हुई चीज़ों को वो नहीं समझ पाता है। अगर आप लिखी हुई चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब फिर आपके साथ दिक्कत है। क्या दिक्कत है उसमें? 2-3 तरह की दिक्कतें हुई। एक तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी शब्द सेंटेंस के फॉर्मेशन नहीं पता है, सेंटेंस की आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे पैसेज में यही सब दिक्कतें आती हैं कि स्टूडेंट क्या करता है, उसको पैसेज इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि उसको ग्रामर पर पकड़ नहीं होती है, वाकई पर ग्रिप नहीं होती, पकड़ नहीं होती है। इसलिए वो क्या करता है, जब ये चीज़ों पर ग्रिप नहीं होगी, पकड़ नहीं होगी, तो आपको पैसेज में क्या होगा, परेशानी होगी। इसलिए पैसेज के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर रीड करिए, अच्छी अच्छी मैगजीन्स को रीड करिए, रोज़ नियम बना लीजिए, और वर्ड कौन सा प्रीपोजिशन लेकर आता है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को तैयार करने की कोशिश करिए, और अच्छे अच्छे वर्डों का कलेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि ग्रामर का ये सेक्शन हमने दिखा दिया आपको कि इंग्लिश का जो कि इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।